Hello everyone, myself Praveen Kumar. I have secured All India Rank 7 in CSE 2020 और इस वीडियो में मैं अपने ऑप्शनल दैट इज सिविल इंजीनियरिंग उसका स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाला हूँ. To tell a little bit more about myself, I have done my graduation from IIT कानपुर in civil engineering. उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी की जिसमें मेरा रैंक 3rd आया था. As well as I have secured All India Rank 5 in GATE 2018. फर्दर इस एग्जाम में मेरा ऑप्शनल सिविल इंजीनियरिंग है जिसका मैं स्ट्रेटजी इस बार डिस्कस करने वाला हूँ. You can also refer to other educators in this platform. Now, my experiences with civil engineering optional. Since जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मेरा बैकग्राउंड सिविल इंजीनियरिंग रहा है, इसके अलावा मैंने ऑलरेडी इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी कर रखी थी, तो मेरे लिए बहुत आसान था इस एग्जाम में ऑप्शनल चूज करना कि मुझे तो सिविल इंजीनियरिंग ही लेना है. फर्दर सिंस मेरे सारे नोट्स बने हुए थे इंजीनियरिंग सर्विस के टाइम से, तो मैं उसी नोट्स को रेफर किया, तो इट वाज इजी फॉर मी टू प्रिपेयर दिस ऑप्शनल. फर्दर आई ऑल्सो गॉट गुड मार्क्स इन बोथ अटेम्प्ट. 2019 अटेम्प्ट में मेरे 299 मार्क्स आए जो हाईएस्ट था सिविल इंजीनियरिंग में. इसके अलावा 2020 अटेम्प्ट में मैं 287 मार्क्स लाया, तो इट वाज आल्सो ए वेरी गुड मार्क्स, स्पेशली कंसीडरिंग वेरियस अदर ऑप्शनल्स. तो बेसिकली माय एक्सपीरियंस वाज रियली गुड रिगार्डिंग सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल, क्योंकि मैंने मार्क्स भी बहुत अच्छे लाए और इसके साथ साथ मुझे टाइम भी बहुत कम देना पड़ा. तो इफ आई वांट टू डिस्कस व्हाट आर द प्रोज ऑफ दिस ऑप्शनल, फर्स्ट थिंग इज बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए. सेकेंड थिंग इज सिंस यदि हम पूरे दिन भर जीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे लिए बहुत आसान होता था शाम को जीएस से हट के कुछ डिफरेंट चीज किया जाए. और एज एन इंजीनियर कुछ भी सवाल आप सॉल्व कर रहे हैं एनालिटिकल टाइप का सवाल, तो आपको अच्छा लगता है. तो बेसिकली इट हेल्प मी टू गेट आउट ऑफ द मोनोटोनिसिटी ऑफ जीएस प्रिपरेशन. फर्दर यदि आप अच्छे से प्रिपेयर करते हैं सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल को, तो आई थिंक यू कैन स्कोर रियली गुड मार्क्स इन बोथ इन सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल. यदि मैं इसकी कॉन्स की बात करूं, तो फर्स्ट थिंग इज इस ऑप्शनल को प्रिपेयर करने में नए सिरे से एटलीस्ट आपको 6 से 7 महीना कंप्लीटली ऑप्शनल प्रिपेयर करने में लग जाएगा. इनफैक्ट कोई भी आप बीट इंजीनियरिंग, साइंस और मैथ्स ऑप्शनल लेते हैं तो एटलीस्ट आपको 6 से 7 महीना जरूर देना पड़ेगा एक बार ऑप्शनल को कंप्लीट करने में. सेकेंड थिंग, यदि आप सही तरीके से प्रिपरेशन नहीं करते हैं इस ऑप्शनल को, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट डिसेंट मार्क्स. इनफैक्ट इस एग्जाम में ऐसा होता है इस ऑप्शनल में, इनफैक्ट सारे इंजीनियरिंग और मैथ्स ऑप्शनल में, कि या तो आप अच्छा मार्क्स लाइएगा या तो आप अच्छा मार्क्स नहीं लाइएगा, बिकॉज यहाँ पे मार्क्स मिलता है करेक्ट आंसर लाने का. यदि आप करेक्ट आंसर नहीं ला पाते हैं तो स्टेप मार्किंग बहुत बहुत कम होता है. इनफैक्ट ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल में अ सीरीज ऑफ मार्क्स होता है. यदि आप बहुत अच्छा आंसर लिखे तो अच्छा मार्क्स मिलेगा, थोड़ा कम अच्छा लिखे तो इस तरीके से वेरिएशन होता है मार्क्स का. बट इन सब ऑप्शनल में, इंजीनियरिंग, साइंस और मैथ्स ऑप्शनल में, या तो आप सही कीजिएगा या तो गलत कीजिएगा. इसलिए मार्क्स बाइनरी में चलता है, दैट इज ईदर यू गेट गुड मार्क्स और यू डोंट गेट गुड मार्क्स. नाउ हाउ शुड बी प्रिपेयर सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल. तो फर्स्ट फेज में आपको ये करना है कि आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का स्टैंडर्ड मटेरियल्स लेके आ जाइए और हर एक सब्जेक्ट का एक प्रॉपर प्लानिंग कीजिए. फॉर एग्जाम्पल यदि मुझे स्टील स्ट्रक्चर्स के सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं, तो आपको ये करना है कि आप स्टील स्ट्रक्चर की बुक को उठाइए, जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल आप रेफर कर रहे हैं, और उसके शुरुआत से आप एज ए टीचर मान के उस बुक को पढ़ना शुरू कर दीजिए और साथ के साथ नोट्स बनाइए. जैसा आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में या फिर कहीं भी जाके
वीडियोस देखते हैं या क्लास में जाके पढ़ते हैं, तो जैसे आप नोट्स बनाते हैं उसी तरह बुक को देखते हुए खुद का नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। और जो भी टॉपिक कंप्लीट करते हैं, फॉर एग्जांपल स्टील स्ट्रक्चर्स में यदि एक टॉपिक है बोल्ट कनेक्शन, तो आप बोल्ट कनेक्शन से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रखे हैं उसको उसी टाइम सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने का तरीका क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, उसको मैं डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन को जिस तरीके से आप एग्जाम में सॉल्व करने वाले हैं दैट इज डिस्क्रिप्टिव वे, उसी तरीके से सॉल्व करें। यहां पे भी सिर्फ आंसर लाने पे फोकस ना करें। डिस्क्रिप्टिव वे में यदि आप शुरुआत से करते हैं तो आपका प्रेजेंटेशन इंप्रूव हो जाएगा। सेकेंड थिंग, रीच टू द करेक्ट आंसर। राइट, पहला चीज आपको डिस्क्रिप्टिव वे में करना है जिस तरह आप एग्जाम में सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा चीज, रीच टू द करेक्ट आंसर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। यदि आप करेक्ट आंसर पे नहीं पहुंचते हैं तो एग्जाम में भी डिफिकल्ट होगा करेक्ट आंसर पे पहुंचने में। और यदि आपका करेक्ट आंसर नहीं है एग्जाम में तो आपको एग्जामिनर बहुत कम मार्क्स देगा। यदि 20 मार्क्स का है तो मे बी 3, 4, 5 मार्क्स देगा। और यदि आपके आंसर सही है तो यदि आपका प्रेजेंटेशन थोड़ा खराब भी रहे तो भी अराउंड 15 मार्क्स 14 मार्क्स आपको मिल ही जाएगा 20 मार्क्स के क्वेश्चन में। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि प्रेजेंटेशन किस तरह से रखना है, किस तरीके से डिस्क्रिप्टिव वे में सवाल को सॉल्व करने हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप बहुत ज्यादा इस चीज पे फोकस ना करें, लाइक एज्यूमिंग दिस और हाइट ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट इज दिस। सो ये सब चीजें आप ना लिखिए जो ऑलरेडी क्वेश्चंस में लिखा हुआ है। वो चीज आप सिंपल गिवन देके h इक्वल टू दिस, l इक्वल टू दिस और फॉर दैट मैटर डिस्चार्ज q इक्वल टू दिस, इस टाइप से यहाँ पे कम लिखें। यहाँ पे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है आई थिंक, बट आपको उस जगह पे जरूर लिखना है जहां पे आप कोई थ्योरी का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर कोई कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आरसीसी के सवाल सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज रीइंफोर्स कंक्रीट के सवाल सॉल्व कर रहे हैं, तो जहां भी कोड का इस्तेमाल होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर राइटिंग ए फॉर्मूला और इफ यू आर राइटिंग एनी assumption, you can write simply as per IS 456। और यदि स्टील का कर रहे हैं तो आप यहां पे लिखें एज पर IS 800। तो इस टाइप से कोड या फिर कोई थ्योरी आपको बीच में मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के सवाल सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, तो वहां पे आप जहां भी लग सके हुक्स लॉ लिख दीजिए। इसके अलावा आप लिख सकते हैं थ्योरी ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो इस तरीके से जहां भी आपको थ्योरी और कोड मिले उस चीज को आप जरूर लिखिए अपने डिस्क्रिप्टिव आंसर में। सेकेंड चीज, जहां भी डायग्राम बन सके उस जगह आप डायग्राम जरूर से जरूर बनाएं। फॉर एग्जाम्पल, आरसीसी में यदि आप कोई कॉलम डिजाइन कर रहे हैं या फिर कोई बीम डिजाइन कर रहे हैं तो वहां पे आप जरूर से जरूर उसका डायग्राम बनाते हुए डिटेलिंग कर दीजिए। इससे एग्जामिनर काफी ज्यादा इंप्रेस होता है कि हाँ, इस एस्पिरेंट को आता है सवाल बनाने। तो इससे क्या होगा कि जिस जगह पे आपको टाइम बचाना है, दैट इज जो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चंस में, उस जगह आप टाइम भी बचा लीजिएगा, प्लस थ्योरी लिख के या कोड के लाइक IS 456 ये सब लिख के एग्जामिनर फील्स कि इसे सही तरीके से सिविल इंजीनियरिंग आता है और
डेफिनेटली आपके मार्क्स को बहुत इंप्रूव कर देगा। प्लस आप यदि डायग्राम सब जगह बनाते हैं तो इट्स लाइक डिलाइट, इट्स लाइक चेरी ऑन द केक। तो आपके मार्क्स जहां पे 14-15 मार्क्स देता है वो 20 मार्क्स में ओनली इफ यू रीच द करेक्ट आंसर। यदि आप इस टाइप से थ्योरी लिखते हैं, कोड लिखते हैं और डायग्राम बनाते हैं तो आई थिंक यू कैन डेफिनेटली गेट 17 to 18 marks in 20 mark per question. So this was the way to solve conventional question. Now coming to the second phase of the preparation of optional subject. जो भी आपने previously first reading में notes बनाए थे through any materials, any coaching institute materials, उसका आप short notes बनाना शुरू कर दे second phase में। शॉर्ट नोट्स किस तरीके से बनाना है मैं उसे एग्जांपल से बताऊंगा कि शॉर्ट नोट्स में सबसे पहले आपको थ्योरी, फॉर्मूलाज ये तो डालने ही डालने हैं। इसके अलावा हर एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस के स्टेप्स लिखने हैं। तो जितने भी यूनिक क्वेश्चंस दिखते हैं, फॉर एग्जांपल आरसीसी में आप डिजाइन करेंगे कॉलम्स को या वाटर टैंक को या फिर स्टेयर्स को, तो हर एक इस टाइप के क्वेश्चंस का आप अपने शॉर्ट नोट्स में स्टेप्स लिख दीजिए। उसी तरह स्टील स्ट्रक्चर्स है या फिर स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स है या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स है, हर एक जगह जहां भी आपको यूनिक सवाल दिख रहा है, जहां भी आपको लगता है कि इसमें याद करने की जरूरत है, उसके स्टेप्स आप अपने शॉर्ट नोट्स में डाल लीजिए। इसके अलावा आप अपने शॉर्ट नोट्स में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के भी आंसर्स डाल दीजिए। ये स्पेशली वैलिड है आपके एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग चैप्टर में या फिर इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, इन सब के सब्जेक्ट में जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं उसका एक छोटा सा नोट्स कंसाइज वर्जन में अपने शॉर्ट नोट्स में जरूर डालिए ताकि इजी होगा आपको बाद में रिवाइज करने में। फर्दर एक बार जब आप शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं और ये मोस्टली आपके जो प्रीलिम्स का एग्जाम हो जाता है और प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो गैप होता है उसी में आप प्रोबेबली बना पाएंगे, तो आप शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन एज वेल एज इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन, इन तीनों के सवाल सॉल्व कर सकते हैं यदि आपके पास टाइम है तो। सिंस मैंने पहले अटेम्प्ट में नहीं कर पाया था बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, लेकिन मैं सेकेंड अटेम्प्ट में तीनों के सवाल सॉल्व किए थे और जो भी मुझे लर्निंग मिलता था, जो भी मुझे डिफरेंट कॉन्सेप्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सवाल मिलते थे, उसके सारे स्टेप्स और थ्योरेटिकल सवाल के कंसाइज वर्जन ऑफ नोट्स अपने शॉर्ट नोट्स में डाल देता था। फर्दर मैं एक और चीज बोलूंगा कि जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो जो भी आपको मिस्टेक्स दिखता है या फिर जो भी आपको फाइनली आंसर तक नहीं पहुंचने में बाधा डालता है, उस लर्निंग को, उस सिली मिस्टेक्स को अपने शॉर्ट नोट्स में डाल लें। फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में सपोज देयर इज ए फ्रेम और एक ये लोड लग रहा है और इफ देयर इज ए क्वेश्चन कि इसका एनालिसिस करना है और इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम बनाना है, तो व्हाट हैपेंस, दे गिव आई हियर, 2i हियर एंड i हियर। तो हम लोग जनरली भूल जाते हैं ये 2i लेना, यहाँ पे भी i ले लेते हैं, तो ये एक वन ऑफ द सिली मिस्टेक्स है। या फिर कहीं कहीं आप फॉर्मूला भूल जाते हैं, उस टाइप का मिस्टेक्स होता है। तो जो भी आपको लर्निंग दिखता है अपने सवाल को सॉल्व करते वक्त, उसको भी अपने शॉर्ट नोट्स में डाल लें। अगेन टेकलिंग थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इन पेपर 2, जो भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में और जो भी आपने नोट्स
स्टैंडर्ड बुक से बनाए, उसमें कुछ भी थ्योरेटिकल चीज दिख रहा है उसे आप शॉर्ट नोट्स में डाल लीजिए, ताकि आप बार बार रिवाइज कीजिए और आसान हो जाए आपको लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करने में और एक अच्छा मार्क्स लाने में ऑप्शनल सब्जेक्ट में। मैं एक एग्जांपल के तौर पे अपना शॉर्ट नोट्स का एक नोट डाल रखा हूं। देखिए, ये स्ट्रक्चरल स्टील डिजाइन का नोट्स है मेरा। सी ब्लॉक सी डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन द जॉइंट, इसके मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है। फर्दर ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ, इस टाइप का भी सवाल आता है कि एक टेंशन प्लेट का दो जॉइंट है, उनको ज्वाइन कर रखे हैं बोल्टेड कनेक्शन से, तो उनका ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ क्या होगा। तो देखिए, उसका भी मैंने फॉर्मूला डाल रखा है। नाउ देयर इज ए क्वेश्चन अबाउट डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बियरिंग बोल्ट्स। ये क्वेश्चन आता है, इनफैक्ट 2020 के अटेम्प्ट में आया था ये क्वेश्चन। तो इसका मैंने पूरा स्टेप्स डाल रखा है, शियर स्ट्रेंथ, बियरिंग कैपेसिटी एंड टेंसाइल कैपेसिटी ऑफ बोल्ट। तो इस तरीके से मैं बल्कि इस वीडियोस के कमेंट सेक्शन में अपने नोट्स का लिंक भी डालूंगा, आप उसको रेफर कर सकते हैं टू मेक अ कॉम्प्रिहेंसिव शॉर्ट नोट्स। एंड इनफैक्ट आई कैन से यू कि मेरा प्रिपरेशन बहुत आसान हो जाता था बिकॉज ऑफ शॉर्ट नोट्स। मैं इजीली रिवाइज कर पाता था, जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन भी होता था। फर्दर मैं एक और चीज बताना चाहता हूं कि आई विल ऑल्सो बी टेकिंग स्पेशल क्लासेस ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म विच विल बी कंप्लीटली फ्री, जो कि और भी ज्यादा इलेबोरेट डिस्कशन होगा मेरे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में। नाउ द थर्ड फेज बिफोर एग्जाम, एक बार प्रोबेबली यदि आपके 1 महीने बच रहे हैं फाइनली एग्जाम से, जो मेंस एग्जाम है, तो आपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज करना शुरू कर दीजिए, जिस शॉर्ट नोट्स में सब कुछ होंगे, थ्योरी होगा, फॉर्मूला होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के स्टेप्स होंगे, और आपके जो भी क्वेश्चंस करने में मिस्टेक्स होते हैं उसका लर्निंग भी लिखा होगा। तो इससे कंप्लीट रिवीजन हो सकता है आपके पूरे ऑप्शनल के प्रिपरेशन का। और इसके साथ साथ आप इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मार्क कर लीजिए और उसको जल्दी जल्दी में सॉल्व कर सकते हैं। एंड थर्ड थिंग, आप मॉक टेस्ट जरूर दें, एटलीस्ट 3 to 4 मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। इससे ये होता है कि आप एग्जाम इन्वायरमेंट में सवाल को सॉल्व करते हैं, एक साथ 3 घंटे बैठ के लिखते हैं, और यदि आप मॉक टेस्ट में अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पा रहे हैं, दिस विल गिव यू ए कॉन्फिडेंस बिफोर द एग्जाम। फर्दर, हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल। जितना तक अभी मैंने इस वीडियोस में बता रखा है, उस चीज को आप बहुत ही डिलीजेंटली और अच्छे तरीके से कीजिए। और जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो करेक्ट आंसर पे पहुंचिए। बहुत लोग होते हैं, इनफैक्ट मेरे से कुछ कुछ एस्पिरेंट का बात हो रखा है, मुझे एक कमी समझ में आया कि लोग करेक्ट आंसर तक नहीं पहुंचते हैं। लोगों को लगता है कि ये सवाल आसान है, हम कर लेंगे, बट एक्चुअली करेक्ट आंसर तक पहुंचना इज नॉट एन इजी टास्क। आपको हर एक पॉइंट पे ध्यान रखना है कि कुछ भी मिस्टेक ना हो, तभी आप फाइनली करेक्ट आंसर पे पहुंच पाते हैं। एंड बिलीव मी, यदि आप करेक्ट आंसर पे पहुंचते हैं तो आपको डेफिनेटली अच्छा मार्क्स मिलेगा। यदि आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है या नहीं है, सर्टेनली आप प्रेजेंटेशन अच्छा करते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा मार्क्स मिलेगा हर एक क्वेश्चन में। बट यदि आप गलत आंसर पे पहुंचते हैं, तो यदि आपका प्रेजेंटेशन अच्छा भी हो, इन जनरल वो अच्छा मार्क्स नहीं मिलता है, वो डायरेक्टली मार्क्स कम हो जाते हैं। एंड द थर्ड थिंग इज इम्प्रूव अपॉन योर प्रेजेंटेशन। मैंने जैसे कि पहले ही बता रखा है कि प्रेजेंटेशन अच्छा करने का तरीका यही है, आपको दो चीज ध्यान रखना है, प्रेजेंटेशन अच्छा भी करना है और कम समय में भी सवाल को सॉल्व करना है, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं होता है। इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बहुत ज्यादा जो ऑलरेडी क्वेश्चंस में लिख रखा है उसको ना लिखें, बल्कि उन सब बातों को लिखें, लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरी जो भी यूज कर रहे हैं, या फिर जहां भी कोड का यूज कर रहे हैं, या फिर जहां भी आप डायग्राम बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि फ्लूइड मैकेनिक्स में कर रहा हूं तो हर एक जगह लेमिनार थ्योरी का इस्तेमाल हो जाता है, तो आप वहां पे लिख सकते हैं लेमिनार थ्योरी।
तो इसी तरीके से जहाँ भी आपको रियलाइज़ हो कि थ्योरी लिख सकते हैं और डायग्राम बना सकते हैं, वहाँ ज़रूर बनाएँ। इसी से आपका प्रेजेंटेशन इम्प्रूव होगा। And that will ensure that you fetch good marks in civil engineering optional. Thank you.